माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि मौर्यों का विस्तार भारत में बहुत था। मौर्य पूरे भारतवर्ष में लगभग बड़े क्षेत्रों में उनका विस्तार था। लेकिन जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद मरणोत्तर में पहलव आए, सीथियन आए, शक आए, कुषाण आए। छोटे छोटे सामंत के रूप में मौर्यों के विघटन के बाद छोटे छोटे साम्राज्य बने और छोटे छोटे शासक आए जो बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाए और छोटा छोटा साम्राज्य जो है उनके बस में रहा। लेकिन बाद में उन सब का भी चूंकि साम्राज्य का इतना ज़्यादा विभाजन हो चुका था मरणोत्तर काल में कि कुछ समय के लिए शक, सीथियन, पहलव, कुषाण आए। लेकिन जिस तरह से मौर्य अपना साम्राज्य विस्तार कर पाए थे उतना मरणोत्तर काल के कुछ शासक नहीं कर पाए थे। और मरणोत्तर के पतन के बाद जो छोटे छोटे शासकों के विघटन के बाद आपस में आपसी लड़ाई के बाद उनका भी पतन हो गया। इसके बाद गुप्त वंश का समय आया जो लगभग इतिहास में चौथी से छठवीं शताब्दी तक का पूरा टाइम पीरियड माना जाता है। गुप्तों के विषय में एक सीधी सी जानकारी है कि इनके जाति के विषय में भी आज भी विवाद बना हुआ है लगभग। लेकिन कई इतिहासकारों की मान्यताओं के अनुसार ये जाति के वैसे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अन्य जाति का भी, ब्राह्मण और शूद्र जाति का और क्षत्रिय जाति का भी माना है। लेकिन कई इतिहासकारों के बहुमत के आधार पर इन्हें जो है आज भी वैश्य जाति का माना जाता है। गुप्तों के विषय में सबसे पहले हम इनके शासकों के विषय में जानते हैं। शासकों के विषय में किस शासकों ने क्या काम किए हैं गुप्त वंश के इतिहास में, और उसके बाद गुप्तों ने भारत को क्या दिया है, गुप्तों का सामाजिक स्थिति, महिलाओं की, पुरुषों की, और दास प्रथा और उनका शासन प्रशासन कैसा था, आज विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि गुप्त वंश के शासक कौन कौन थे। गुप्तों ने अपने सब छोटे स्तर पर सबसे पहले राजधानी के रूप में, अगर छोटे एरिया में कहीं पर शुरुआत की थी तो उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को अपना टारगेट बनाया था। वहां पर उन्होंने शुरुआती शासन प्रशासन व्यवस्था देखी थी। और गुप्त वंश के सब हम अध्ययन करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, पहले ही है। ये छोटे से स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी, लेकिन एक सामंत के रूप में थे। चूंकि ये गुप्त वंश के शुरुआती शासक कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के अंडर में ही काम करते थे, तो ये श्रीगुप्त जो है तो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। छोटे स्तर पर उन्होंने शासन प्रशासन किया था, लेकिन सामंत के रूप में किया था। दूसरे शासक आते हैं घटोत्कच, इनका भी जो है तो शासन स्तर बड़ा कम समय के लिए था। ये दोनों शासक, गुप्त वंश के दोनों शासक, ये तो संस्थापक ही थे श्रीगुप्त और घटोत्कच भी, ये दोनों शासक सामंती शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, सामंत के रूप में शासन चलाते थे। और इसलिए बहुत ज्यादा इनके विषय में हम विस्तृत अध्ययन नहीं करते, क्योंकि सामंती थे, सामंत के रूप में शासन करते थे, स्वतंत्र नहीं हो पाए। अगला शासन जो आते हैं गुप्त वंश से बड़े महत्वपूर्ण है, इनके विषय में हमको अच्छी जानकारी प्राप्त है और गुप्त वंश के शासकों में इनके कुछ काम भी है जो हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, ये इन्होंने, इनकी शादी जो है चंद्रगुप्त प्रथम, ये इनकी शादी जो है लिच्छवी गणराज्य था उसमें, महाजनपद में 5-6 जनपदों को मिलाकर एक लिच्छवी गणराज्य था। उस गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से इनकी शादी हुई थी। और ये राजा रानी का सिक्का चलाने वाले ये पहले राजा थे, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाए थे। इन्होंने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने अपने आप को इससे सुशोभित किया था। इनको चंद्रगुप्त ऐसे गुप्त वंश के ऐसे पहले शासक थे, प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और राजा रानी प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण के विषय माना जाता है कि गुप्तों के अगर संस्थापक है तो शुरू है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक होने का जो गौरव प्राप्त है तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम एक स्वतंत्र राजा थे, स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक की उपाधि मिली जाती है। जहाँ कई बार पूछा गया है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे और राजा रानी प्रकार के सिक्के उन्होंने चलवाए थे। और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से इनका संबंध था, जिनकी शादी हुई थी। अगला शासक जो महत्वपूर्ण रूप से समुद्रगुप्त हैं। इन सब के विषय में वैसे तो मैं आपको बता दूं, गुप्त वंश के सभी शासकों के विषय में अगर सही से जानकारी हमारे स्रोतों के अनुसार अगर देखा जाए तो देवी चंद्रगुप्तम में, प्रयाग प्रशस्ति में, मुद्राओं में, लेखों में हमें ये जानकारी मिल जाती है कि गुप्त वंश का शासन कहाँ था। लेकिन उनमें से जो और जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, प्रयाग प्रशस्ति आपने सुना होगा, है प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो कि कौशाम्बी में था। इसको अकबर द्वारा प्रयागराज में लाया गया था। उसमें समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कई युद्धों को जीता था, लगभग बहुत सारे युद्धों को समुद्रगुप्त ने जीता था। इनके विजयों की का डंका जो है, विजय, इन्होंने कई युद्धों में मतलब विजेता प्राप्त हुए, विजयी हुए थे। इन्होंने कहा जाता है कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों और उत्तर भारत के 9 राज्यों को इन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब समस्त दक्षिण भारत में इनकी विजय की पताका फहराती थी। समुद्रगुप्त के एक उपाधि भी, कुछ उपाधियां भी इन्हें दी गई हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज
और विक्रांक और कविराज, चूंकि इन्होंने कृष्ण चरित्र नामक एक पुस्तक की रचना, काव्य की रचना की थी, इसलिए इनको कविराज की उपाधि भी इनको प्रदान की जाती है। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जो कुछ सिक्के भी चलाए थे जो मयूर शैली के सिक्के थे। और एक सबसे खास बात है, एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है कि सैनिक वेशभूषा में और वीणा बजाते हुए सिक्कों का प्रचलन अगर किसी ने किया था तो समुद्रगुप्त की पहचान भी है कि वीणा बजाते हुए सिक्के और मयूर शैली के सिक्के का प्रचलन अगर अपने समय में किसी ने किया था तो समुद्रगुप्त थे। और इनको सैनिक वेशभूषा में ही सिक्कों में भी दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसमें समुद्रगुप्त का नाम और उनकी विजयों का उल्लेख बड़े मोटे अक्षर में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के अलावा जहांगीर और बीरबल जैसे शासकों का नाम भी समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई? समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखी गई। और प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो हरिशरण थे और इनके विषय में ज्यादा जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में, उनके विजयों का भी उल्लेख समुद्रगुप्त के विषय में है। अगला शासक आता है रामगुप्त। यह बड़ा अयोग्य और शासक रहा है, कम समय के लिए रहा है। और ये जो चूंकि ज्यादा मांस मदिरा और नशे का सेवन करने की वजह से अपने परिवार का भी उन्होंने, इनकी पत्नी का हरण जो है शकों ने कर लिया था और बंदी बना लिया था। और इनकी पत्नी को बंदी जब बनाया तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इनके बड़े भाई थे, इन्होंने इनकी पत्नी को मुक्त कराया और इनकी पत्नी से ही इनको अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक महत्वपूर्ण शासक गुप्त काल के हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्हें उपाधि तब मिली थी जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। इन्हें सकारी भी कहा जाता है। और इन्हें मतलब इनको भी परम भट्टारक और तमाम कई उपनामों से इन्हें जाना जाता है। लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की थी। एग्जाम में पूछा गया विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शकों पर विजय प्राप्त करने को उपलक्ष्य में किया था। इन्होंने व्याघ्र प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इनका सबसे और भी महत्वपूर्ण अगर इनके विषय में जानकारी दें तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है शायद उसी के बाहर बनी हुई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसका निर्माण कराया। आज भी उसकी खास विशेषता है उस पर आज भी जंग नहीं लगे हुए हैं। और उसका निर्माण किसने कराया था? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही देन था। और इससे इतना ही महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। अगले शासन के रूप में स्कंदगुप्त आते हैं और कुमारगुप्त का नाम छूट गया है, मैं क्षमा चाहूंगा। स्कंदगुप्त के पहले एक शासक है कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त यहाँ पर छूट गया है, क्षमा चाहेंगे आप माय डियर स्टूडेंट। कुमारगुप्त हैं 7वें नंबर पर, 8वें पर ये 9वां और 10वां। तो कुमारगुप्त के विषय में जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और तक्षशिला उनसे ये संबंधित है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसके समय में हुआ तो कुमारगुप्त के समय में हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि उसमें हॉस्टल सुविधा देने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था और बिहार में स्थापित है। तक्षशिला वो उसके पैरेलल में था। तो तक्षशिला इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। वह भी काफी प्राचीन शिक्षा केंद्र था, लेकिन प्रथम प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला को ही प्राप्त है, दूसरा नालंदा को प्राप्त है। बौद्ध भिक्षु महायान शाखा से बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे कुमारगुप्त। और महायान शाखा से संबंधित भी विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय था। अगला आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त है कि जो हूण थे, हूण जो मध्य एशिया से यानी फारस और अफगान के क्षेत्र से हूण आए थे, बर्बर और खाना बदोश एक जनजाति थी। उनका अगर प्रथम अटैक देखा जाता है तो स्कंदगुप्त के समय में गुप्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है। आप एग्जाम पॉइंट एग्जाम से है, महत्वपूर्ण भी है कि हूणों का प्रथम आक्रमण गुप्त वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो उसका राइट आंसर होगा कि स्कंदगुप्त के समय में प्रथम आक्रमण हुआ था। लेकिन जैसे ही आते हैं भानुगुप्त के समय में हूणों का पूरी तरह से सफाया हो गया था, कुछ बच गए थे। भानुगुप्त ने उनसे युद्ध किया था लेकिन प्रथम अटैक स्कंदगुप्त ने। भानुगुप्त एक ऐसे शासक थे इनके विषय में गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक भानुगुप्त भी हैं। इनसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है भानुगुप्त से कि जो सती प्रथा का उल्लेख है प्राचीन भारत के इतिहास में हुआ है, स्त्री के सती होने का जो प्रमाण है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, एरण सागर में एरण अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसी एरण अभिलेख में वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख कहलाता है। जब पूछा है कि एरण अभिलेख किसका है तो भानुगुप्त का है। उसमें सती होने का प्रथम प्रमाण एरण अभिलेख में प्राप्त है तो भानुगुप्त से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अंतिम शासक रहे हैं विष्णुगुप्त। ये कुछ खास कर नहीं पाए। इसके बाद गुप्तों का धीरे धीरे विघटन होता है, गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर चला जाता है। इस तरह से गुप्तों का लगभग इस तरह से पतन हो जाता है। लेकिन गुप्तों ने भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध कराई हैं जो निश्चित रूप से आज
हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कहा जाए तो गुप्तों के विषय में एक और सूक्ष्म जानकारी हम आप सबको बताएं। ये तो मैं शासकों के विषय में की जानकारी और उनकी उपलब्धियों को हमने बताया। लेकिन अगर गुप्त वंश की देन अगर कहें तो गुप्त वंश के समय में प्राचीन शिक्षा का केंद्र उस समय उज्जैन हुआ करता था। गुप्तों ने ही हमें पारा और गुप्तों ने ही हमें शतरंज के खेल से अवगत कराया था। इस तरह से ये उनकी सबसे बड़ी देन रही है। और गुप्तों के समय में राजा को ही सर्वप्रथम न्यायाधीश के रूप में अधिकारी, मतलब राजा ही प्रथम न्यायाधीश होता था, न्याय करने वाला होता था। और कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जैसे बाल विवाह का भी आरंभ कहा जाता है कि गुप्तों की ही देन है। और वैश्यावृत्ति, बाल विवाह, ये सब प्रचलन उस समय भी गुप्त काल के शासन काल में थे। और मंदिरों की जो मतलब हमें साक्ष्य मिलते हैं भारतीय इतिहास में हिंदुओं के लिए, तो प्रथम गुप्तों के समय से ही माने जाते हैं। रामायण और महाभारत की पूर्णता का अगर काल देखें कि रामायण और महाभारत पूर्ण रूप कब हुआ, अपना पूर्णता की ओर कब गए, कब पूर्ण हुए लिखने में, तो उसे गुप्त काल में ही मानते हैं। मंदिरों के अवशेष की प्राप्ति का अगर प्रमाण शुरुआत से मतलब शुरुआत मानी जाती है तो गुप्त काल से ही मानी जाती है। चाहे वो कानपुर का भीतर गांव हो, झांसी का दशावतार हो, तो इस तरह से गुप्त काल में मंदिरों का और आज वर्तमान हिंदू स्वरूप की जो स्थिति वर्तमान में